सो रैपिड एक्शन के लिए तैयार हूँ मैं। माई सेल्फ नईम, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स से अपनी विद्या के प्लेटफॉर्म पर। सो बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया है क्रैश कोर्स के लिए नीट और आईआईटी दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग अपनी विद्या के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको वन डे हर दिन एक नया टॉपिक पूरा की पूरा पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि भाई बेनिफिट क्या होगा। हम लोगों ने जो सबसे बड़ी कोशिश की है कि किसी भी फंडामेंटल चैप्टर्स के लिए, ठीक है भाई, पूरे सिलेबस को हम लोगों ने चैप्टर में डिवाइड किया है, तो पूरे चैप्टर्स के लिए हम लोगों का जो सबसे बड़ा प्रयास है वो ये है कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथमेटिक्स हो, किसी भी चैप्टर का जो बेस होता है, जो फंडामेंटल होता है, हम लोगों का प्रयास है कि फंडामेंटल बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जाए। फंडामेंटल के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने भी बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और आप देखिएगा मेरी क्लास में मैं चैलेंज तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर एक मॉड्यूल में जितने भी उस चैप्टर के रूल्स दिए हैं, फंडामेंटल्स दिए हैं, उससे आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम जिसको मान करके बड़े छोटे छोटे लोग बड़े बड़े लोगों में कन्वर्ट हो गए, और वो छोटा सा काम है कि आपको फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आपके साथ में मैं मेहनत करूँगा, ठीक है, हमारी टीम मेहनत करेगी, हम लोग रात में दिन में लगे ही रहते हैं। पूरा प्रयास है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को मिल जाना चाहिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप लोगों को हमारी टीम के साथ, मेरे साथ फॉलो करना है। क्योंकि फॉलो करने का जो रूल होता है ना बच्चों, ये अगर आपने सीख लिया ना, अपने टीचर को फॉलो करना। मैं अच्छे टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोग कहोगे सर दुनिया में तमाम तरह के टीचर्स होते हैं। आपका जो दिल कहे कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, आप अपने उस टीचर को 100% फॉलो कीजिए। अच्छा, आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? मैं गारंटी तो नहीं कहता हूँ भाई, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गारंटी ले रहा हूँ तो ईश्वर हमें बचाए, खुदा हमें बचाए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी आप लोगों के सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। केवल सिलेक्शन ही नहीं, दिमाग की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, दिमाग बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी नई चीज़ें, नए नए थॉट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बाकी बातें होती रहेंगी हमारी आपकी, ठीक है, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, हर बच्चे को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आता है, और इसके एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 100% मिलने ही मिलने वाले हैं। तो क्या है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स? शुरुआत इससे करते हैं कि भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या है। देखिए, जब हम कुछ पर्टिकुलर नंबर्स को, ये थोड़ा सा तेज चलने वाला है, हिसाब किताब थोड़ा सा तेज चलेगा क्योंकि हमें एक दिन में एक टॉपिक लेना है, तो थोड़ा सा तेज दौड़ लगाइएगा आप लोग मेरे साथ में, ठीक है। जब हम कुछ नंबर्स को इस तरह से एक बॉक्स में अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इस बॉक्स को आप ऐसे भी बना सकते हो, इस बॉक्स को आप नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो। ये सारी की सारी नंबर्स हमारी जो रखी हुई हैं, या तो रियल नंबर्स होंगी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इन्हें क्या कहते हैं? रोज, है ना। ये कहलाती हैं हमारी रोज, है ना। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और इसी तरह से बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह से ये जो वर्टिकल आपको जो चीज़ दिख रही है ना, इस तरह से, ये क्या कहलाते हैं? कॉलम्स कहलाते हैं। तो रोज आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है। रोज की नंबर और कॉलम्स की नंबर, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये आपको देखना होगा, है ना। रोज की नंबर और कॉलम्स की नंबर को कदाचित हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास m रोज हैं, n कॉलम्स हैं,
तो ये मल्टीप्लिकेशन का एक निशान लगा देते हैं और ये चीज हमारी कहलाती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से। अच्छा, ऑर्डर से केवल इतना पता चलता है कि ये इस मैट्रिक्स में रोज हमारी कितनी है और हमारे कॉलम्स कितने हैं, और कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, एक तरह का अरेंजमेंट है कि इस तरह का हमारा अरेंजमेंट हुआ। तो पहली चीज क्या मिली, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन मिला। जब कुछ नंबर्स को हम एक बॉक्स में रखते हैं अरेंज करके, ठीक है, वो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इस कंस्ट्रक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल जितनी भी चीजें अरेंज होती हैं रोज कहलाती हैं, और वर्टिकल जितना अरेंजमेंट होता है हमारा कॉलम्स कहलाता है। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारी मैट्रिक्स में रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा देंगे। तो ये जो आएगा ये हमारा मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यहां पर हमने यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल सिंबल नोटेशन फॉर्म में लिखा कि ऑर्डर हमारा कितना है, m क्रॉस n है, 2 क्रॉस 3 है या 2 क्रॉस 1 है या 5 क्रॉस 2 है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं इसका, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये देखो ना, ये जितनी भी नंबर्स रखी हैं ये जितनी भी रियल नंबर हैं इस बॉक्स के अंदर, उसकी नंबर पता चल जाएगी, है ना। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मान लो किसी ने ये कह दिया कि भाई ऑर्डर हमारा है 3 क्रॉस 5, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, बताइए उस मैट्रिक्स में आने वाली एंट्रीज कितनी है। एंट्रीज का मतलब है कि जितनी रियल नंबर्स हमारी उसमें रखी हुई हैं, तो आने वाली एंट्रीज कितनी होंगी, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मैट्रिक्स में आने वाली एंट्रीज हमारी कितनी हो जाएंगी, 15। यहां पर ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज, उस मैट्रिक्स में आने वाली नंबर्स। नेक्स्ट बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कब दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होती हैं, बहुत ही सीधी सी बात है कि दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी। पहली शर्त है इक्वल होने के लिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि उस मैट्रिक्स में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अब आप सोच रहे होगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मतलब है, अरे भाई करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमारा मतलब है कि मान लो जैसे ये रखा है A1 B1 A2 B2, है ना, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बराबर हो, दूसरा बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। अगर आपको ये दो चीजें मिल जाती हैं, पहली चीज कौन सी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी चीज कौन सी, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Aij इज इक्वल टू Bij, तो मैट्रिक्स हमारी कैसी बोली जाती है, इक्वल मैट्रिक्स बोली जाती है। अब आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे पहला टाइप है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि ऑर्डर में अगर रोज और कॉलम्स की नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है ना, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि इस मैट्रिक्स में अगर रोज आप देखेंगे तो रोज हमारी कितनी है 2, और कॉलम्स आप देखेंगे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कॉलम्स हमारा कितना है 3। तो ये दोनों हमारी डिफरेंट हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसके टाइप्स देख लेते हैं बच्चों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप्स, सबसे पहले हमें मिलता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली वन रो। अगर ऐसी पर्टिकुलर कोई मैट्रिक्स है तो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स है। और अगर केवल एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। और अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है जिसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है, आप देखिएगा, थोड़ा इमेजिन करिए कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है, उसमें केवल एक एलिमेंट आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं किसका, सिंगलेटन मैट्रिक्स का। इसके बाद है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर रोज की नंबर कॉलम्स की नंबर से ज्यादा है तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर रोज की नंबर कॉलम्स की नंबर से कम है तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स
5 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहली क्या मिली, रो मैट्रिक्स, एक रो, कॉलम मैट्रिक्स केवल एक कॉलम, सिंगलेटन मैट्रिक्स एक रो और एक कॉलम, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें रोज ज्यादा हो कॉलम्स कम हो, वर्टिकल मैट्रिक्स, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें रोज कम हो और कॉलम्स ज्यादा हो। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या बताया था कि जिसमें रोज और कॉलम्स अलग अलग हों। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, अगर रोज और कॉलम्स की नंबर सेम है, जितनी रो उतने कॉलम, जितनी रो उतने कॉलम, 2 2 3 3 हैं, 4 4 5 5, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल हैं तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के 2 बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। पहली बात यह है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स में, कोई भी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, मान लो मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से ले लिया 3 4 5 -1। आप देखिए रो हमारी कितनी है, 2 1 2, कॉलम हमारे कितने हैं, 2 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, n क्रॉस n फॉर्म में होता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि इसमें एक डायगोनल हमें मिलता है इस तरह का, है ना, यहां से यहां तक, पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक ये एक डायगोनल मिलता है, और इस डायगोनल को हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल, या कुछ लोग इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या एक ही डायगोनल होता है? नहीं जी, एक डायगोनल नहीं होता है। एक्चुअली डायगोनल हमारे 2 होते हैं। इधर का अगर हम बनाएंगे ना तो ये भी हमारा एक डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। बेसिकली 2 तरह के डायगोनल होते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज में नहीं आता है ना। ये हमारा नॉर्मल डायगोनल है, डायगोनल 1, लेकिन ये जो डायगोनल 2 होता है ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, ये हमारा काम में आता है। दूसरी चीज है कांजुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, कांजुगेट एलिमेंट से मतलब हमारा क्या है, कोई भी एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है मान लो, है ना, ये किसकी जगह है, A11 A12 A21 और A22, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है। तो ये आपस में जो सफिक्स में सिमेट्रिकल होते हैं ना, जैसे A31 का कांजुगेट क्या हो जाएगा, A13। इसके बाद A32 का कांजुगेट क्या हो जाएगा, A23, A21 का A12। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या कहलाते हैं, कांजुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो 3 पॉइंट हमने आपको बताए। पहला पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फॉर्म इसका क्या होगा, n क्रॉस n फॉर्म का। ऑर्डर किस तरह का होगा, n क्रॉस n फॉर्म का, और इसका ऑर्डर होता है। इसमें 2 चीजें हमें मिली कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 तरह के डायगोनल होते हैं, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। डायगोनल 1 से हमें कोई खास मतलब नहीं है, डायगोनल 2 जो कहलाता है वो हमारा प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल कहलाता है। और दूसरी चीज हमें मिली थी कांजुगेट एलिमेंट्स। हमने आपको बताया कि कांजुगेट एलिमेंट्स एक्चुअली क्या है, AIJ कोई एलिमेंट है तो इसका कांजुगेट क्या होता है, AJI। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। बेसिकली इसके बेटा टाइप्स होते हैं 2 तरह के, एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जो ये मेन डायगोनल अभी मैंने आपको बताया था, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, अगर सारे के सारे 0 हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा में ये सारे आएंगे, ये सारे आएंगे, है ना। मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अदर देन जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या 0 नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना भाई, हो सकते हैं। देखो इस तरह का भी बन सकता है पिक्चर, 3 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये भी हमारा मेन डायगोनल है। अब आप सोचोगे दोनों में अंतर क्या है, तो भाई अंतर बहुत छोटा सा है। मैंने ये बोला था कि मेन डायगोनल के अदर देन जितने भी हैं सबकी सब 0 होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज है कि मेन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए।
ऑल एलिमेंट्स, ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरो नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, इसको डिनोट किससे करेंगे? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है DIA, जी भी बना सकते हैं, कुछ किताबों में यहाँ पर जी भी बना रहता है DIAG। और ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उसको कॉमा लगा करके इस तरह से लिखेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा ये हो जाएगा। ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अगर मेन डायगोनल एलिमेंट्स तीनों को कांस्टेंट रख दें, ठीक है, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और इस कांस्टेंट में अगर 1 फिक्स कर दें तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली I3, ये 3 ऑर्डर का है तो इसको I3 से डिनोट किया, नहीं तो जनरली इसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूं? I से डिनोट कर सकता हूं। तो डायगोनल मिला था, डायगोनल मैट्रिक्स मिला था। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने ये जाना था कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अदर देन जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मेन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। हाँ, अदर देन तो सारे जीरो होंगे, बाकी मेन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में ये कांस्टेंट होता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे 1 होते हैं, कांस्टेंट में क्या रखेंगे? 1 के अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर एंड लोअर दो तरह का होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सीधी सी बात, देखिए एक अपर ट्रायंगल हम बनाएंगे इस तरह का, इसके अदर देन मतलब इसके नीचे या इसके अदर देन जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? जीरो होंगे। यहां पर भी कुछ जीरो हो सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि इस अपर ट्रायंगुलर के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल हमारा नीचे बनता है इस तरह का, तो इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे जीरो होंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनको लेकर के कुछ रूल्स हैं बच्चों, उन पर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होती है। जीरो मैट्रिक्स बेसिकली, पहले मैं सोचा करता था कि जीरो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होती है। शुरू में जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ना शुरू किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो पता नहीं क्यों अंदर से एक फील आता था कि जीरो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मीनिंग तो आप जान गए, मीनिंग में कुछ नहीं है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज हमारी जीरो हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, नल मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन बच्चों जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि जीरो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर भी होती है, रेक्टेंगुलर भी होती है। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स हमारी ओ से डिनोट की जाती है और ये बोथ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों होती है। इसके बाद आते हैं ये छोटे छोटे से रूल्स हैं, जैसे कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, याद रखना है n² - n/2। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होती है, याद रखना है 1 + n + n n² - n/2। और एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं n² - n, और एक डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं n² - 1। ये चार छोटे छोटे से रूल्स हैं, कभी कभी आ जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है इसमें, है ना, कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस डायगोनल मैट्रिक्स में n² - n। यहाँ पर ये जो n है, n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है, आप जान चुके होंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और एक डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? n² - 1। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की दो मैट्रिक्स को किस तरह से, अलजेब्रा का मतलब क्या है भाई? अलजेब्रा का सीधा सा मतलब है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, है ना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, अलजेब्रा का यही मतलब होता है। तो कैसे मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिशन, कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए केवल एक शर्त है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने का ये तरीका है कि बड़े आराम से, बच्चों को ये चीज सबसे ज्यादा पसंद रहता है कि मान लो 2 5 7 1 एक मैट्रिक्स को हमने 1 3 -1 5 के साथ ऐड करना है, तो पहले तो दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। और जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होगा। 2 को कहाँ ऐड करेंगे? 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, 7 को -1 के साथ,
और 1 को 5 के साथ, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, दुनिया जानती है 6, 1 5 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी चीज कि जब हम ऐड करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ऐड होगा। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि a प्लस बी बी प्लस ए हमेशा होता है, कम्यूटेटिव लॉ, हाँ जी हाँ सही सोचा, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। आगे है एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? ये सारी थ्योरी तो लिखने की है, आप तो एक सेंटेंस में समझ जाइएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स अगर निकालना हो तो हमें क्या निकालना है, माइनस ए निकालना है। जी हाँ, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, ये एडिटिव इनवर्स की बात है। कैंसिलेशन लॉज आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, कि किसी मैट्रिक्स में देखिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली दो तरह से होता है। एक तो होता है कि किसी मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करना, फिर से सुनिए, किसी मैट्रिक्स का किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अच्छा, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स है, इसमें हम किसी रियल नंबर k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स में आने वाली जितनी भी एंट्रीज हैं सभी के साथ होगा। जैसे k का मल्टीप्लिकेशन a के साथ, b के साथ, c के साथ, b c a सब के साथ, k a k b k c k b k c k a k c k a और k b, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये कहलाता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक बार फिर से सुनिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मैट्रिक्स में जब हम किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली उस मैट्रिक्स में आने वाली सभी एंट्रीज के साथ होगा। अच्छा, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, k प्लस बी इज इक्वल टू के प्लस के बी। आगे चलते हैं, अब दूसरे तरह का मल्टीप्लिकेशन आ गया। मैंने बोला था ना मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही खास है अपने आप में। कंडीशन पहले इसकी जान लीजिए कि कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल नहीं रहता। ऐसा नहीं कि कोई भी दो मैट्रिक्स आप उठा लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो गया, जी नहीं। उसकी एक कंडीशन है कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज। फिर से एक बार बोलूंगा, पहली मैट्रिक्स में जैसे ए पहली बी दूसरी है, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज, अगर ये इक्वल हैं तभी ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज दोनों कैसे हों, दोनों हमारे इक्वल हों। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन जान गए। मल्टीप्लिकेशन मैं बता दूंगा कि किस तरह से किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके पहले जो चीज जाननी है वो ये चीज जाननी है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। मान लो कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, दूसरी मैट्रिक्स है ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका मैट्रिक्स होगा m क्रॉस p। आप क्या करोगे, बहुत आसान है, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला इन दोनों को रिमूव कर दो, चलता कर दो। जी ए के लास्ट वाला यानी कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज, ये लास्ट और फर्स्ट दोनों को रिमूव कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, मान लो 2 क्रॉस 3 है, m मान लो 3 क्रॉस 7 है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा सोच के बताइए, बिल्कुल 2 सेकंड का काम है, ये 3 से ये 3 हमारा चलता हो गया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 7 हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, आइए बच्चों समझ लेते हैं। रो बाई कॉलम किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी, तो सबसे पहले a को लिखा 2 9 माइनस 4 5, 2 9 माइनस 4 5 माइनस 4 एंड 5 का b के साथ करेंगे 1 5 6 8 1
5 6 8। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, इधर से कॉलम उठाना है, इधर से रोज उठाना है ना। ये कॉलम को पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं जब तक इसका कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता है। इस कॉलम को पकड़ा इस रो के साथ में, तो 2 का 1 के साथ होगा 2 × 1, प्लस लगाएंगे अपनी तरफ से, 9 का 6 के साथ होगा 9 × 6। अब इसका दूसरी वाली रो में कराओ तो -4 का 1 के साथ, -4 का 1 के साथ, और 5 का 6 के साथ, 5 का 6 के साथ। ठीक है, ये बॉक्स बना लो। अब इस कॉलम को आप छोड़ सकते हो, बस इस कॉलम का यही काम था। इसी तरह से अब दूसरे कॉलम को हम पकड़ते हैं, उसका हमने फर्स्ट रो में किया, 2 का 5 में, 9 का 8 में, तो 2 का 5 में, 9 का 8 में। अब इसका दूसरी रो के साथ करेंगे, -4 का किसके साथ, 5 के साथ, प्लस 5 का किसके साथ, 8 के साथ। ये लो, काम हो गया। आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑर्डर क्या आएगा। तो बच्चों 3 बातें हमने बताई मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब किसी मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और वो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की हर एंट्रीज के साथ होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, अपने आप से सवाल कीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है वो किस तरह से निकालते हैं, हमने बताया था कि पहले में लास्ट और दूसरे में फर्स्ट को हटा दीजिए, चलता कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। इसके बाद किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट किधर गई भाई, फर्स्ट नजर नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि AB नॉट इक्वल टू BA, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है जनरली, आगे जाकर के ये होल्ड कर जाती है। कुछ केस हैं, जैसे जब हम 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। बाकी नॉर्मल केस में जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। AB नॉट इक्वल टू BA, अच्छा, एसोसिएटिव होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, और ये बहुत ही खास है अपने आप में कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स ही आता है। दूसरी चीज है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। AB इज इक्वल टू AC है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B और C, कैंसिलेशन में ये कहा जाता है कि B और C बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन होल्ड नहीं होता है, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि B और C बराबर हों। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी नेक्स्ट है कि AB का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 मैट्रिक्स है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि या तो A 0 है या B 0 है। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग करते हैं कि A इंटू B, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम ये कहते हैं या तो A 0 होगा या B 0 होगा। ऐसा यहाँ पर होल्ड नहीं करता है। अगली देख सकते हैं, अगली देख सकते हैं कि अगर A और B ट्रायंगुलर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। अगर A और B डायगोनल हैं, ये 2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लिकेशन, दूसरे का दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कैसी आएगी, डायगोनल ही आएगी। कहने का मतलब अगर A और B ट्रायंगुलर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी ट्रायंगुलर होगा, अगर A और B डायगोनल हैं तो इनका प्रोडक्ट भी डायगोनल होगा। और एक चीज यहां पर आप देखिएगा, क्योंकि A1 B1 को B1 A1 भी लिख सकते हैं, A2 B2 को B2 A2 भी लिख सकते हैं, तो एक्चुअली A और B का प्रोडक्ट और B और A का प्रोडक्ट दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एक केस तो आपको ये मिल गया, जो मैंने शुरू में बताया था कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि AB और BA इक्वल हो, लेकिन अगर दोनों मैट्रिक्स हमारी डायगोनल हैं तो इनका प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट है बेटा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब है जब किसी मैट्रिक्स की हायर पावर हमें निकालना पड़े। नॉर्मली हम A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A² आता है, फिर A² का A के साथ करेंगे, A³ आएगा। इस तरह से 1 by 1 मल्टीप्लीकेशन कर करके
हम किसी भी मैट्रिक्स की हायर पावर निकाल सकते हैं, a की पावर 50, a की पावर 100, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि a की पावर n निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पहली आप देख सकते हो, दूसरी आप देख सकते हो, और अगली प्रॉपर्टी जी हाँ बहुत ही खास है अपने आप में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर निकालोगे हमेशा रिजल्ट कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी पावर निकालोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिजल्ट हमेशा आपको कितना मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको चाहें तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं इस तरह से। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सीधा सा मतलब हो गया कि a प्लस बी का a प्लस बी के साथ 2 बार मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। a का a के साथ a स्क्वायर, a का b के साथ ए बी मिला, b का a के साथ बी ए मिला, b का b के साथ हमें क्या मिला, b स्क्वायर मिला। इस तरह से हम ये छोटे छोटे रिजल्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, व्हाट इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल? भाई पॉलिनोमियल सबको पता होगा। अब अगर x की जगह हम कोई मैट्रिक्स रखना चाहें, बहुत आसान है रखना, जहां जहां x है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, मैट्रिक्स A रख सकते हैं। जैसे यहाँ x की जगह A, x की जगह A, x की जगह A। लेकिन फंसते कहां पर हैं लोग फंसते हैं जहां पर कांस्टेंट टर्म होता है ना। तो कांस्टेंट टर्म, चूंकि मैट्रिक्स के साथ में कांस्टेंट तो ऐड होता नहीं है। मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है उसके साथ में हम मान लो कोई कांस्टेंट ऐड करें, 5 को हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करें, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक ये मैट्रिक्स ना बन जाए। तो इस 5 को हम क्या करते हैं, इतने ही ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको इस मैट्रिक्स के साथ में अब आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं? उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शिफ्ट करने के बाद। तो ये था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आगे है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नया वर्ड है डिटरमिनेंट, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, लेकिन हाँ क्लास के लिए नया वर्ड है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। किसी ने कुछ साल पहले मुझसे सवाल किया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो भाई मैंने उसको यही जवाब दिया था कि पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो डिटरमिनेंट होती है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी उसकी डिटरमिनेंट आएगी। और दूसरा जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि मैट्रिक्स का हम बहुत कुछ निकालते हैं लेकिन वैल्यू नहीं निकालते हैं मैट्रिक्स का, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो मैट्रिक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉसिबल है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट इस तरह से 2 खड़ी लाइनें हैं। ये हमारी डिटरमिनेंट बोली जाती है कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की, क्योंकि मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डिटरमिनेंट भी हमारी बोली जाएगी कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की। अब इसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मान लो 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इस तरह से मैंने ले लिया, इसकी हमें वैल्यू निकालना है तो बहुत ही आसान है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, बीच में माइनस आप अपनी पॉकेट से निकाल करके रख सकते हैं। तो AD और BC यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अच्छा 3 ऑर्डर की अगर डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आप देख सकते हो। ये तरीका मैंने बताया है कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके, ये जो फर्स्ट रो है ना इसके अलोंग, ये प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं प्लस लेते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकलती है। और दूसरा रूल है बहुत ही खास, सेरस रूल है ना। सेरस रूल मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा बच्चों। जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट मैंने ली 3, 2, 1, 5, 1, 4 और 2, 0, -1, इस तरह की ये कोई थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। सेरस रूल हमेशा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए ही यूज किया जाता है। इस चीज को अच्छे से समझ लो, और कहीं यूज नहीं किया जाता है। तो जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालना है, एक तरीका तो ये है कि एक्सपेंशन मेथड से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि सेरस रूल से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए करना क्या होगा आपको, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा।
3 2 1, 5 1 4, 5 1 4 एंड 2 0 -1। अब क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है इसको आगे लिख लेंगे, तो 3 5 2, 3 5 2 और 2 1 0, 2 1 0, इस तरह से इसको हमने बनाया। अब इसमें से एक डायगोनल इधर बना लेंगे, दूसरा इधर बना लेंगे और तीसरा डायगोनल हम इधर बना सकते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 -1 प्लस 2 4 2, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो। इसके बाद इधर से जो डायगोनल बनाते हैं तो पहला हमारा इधर बनेगा, दूसरा हमारा इधर बनेगा और तीसरा हमारा इधर बनेगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डायगोनल है ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा, तीसरा ऐसे बनेगा और इधर से नीचे से अगर बनाएं तो नीचे से एक इधर से बना, एक इधर से बना और एक इधर से बना। देखो A1 B2 C3 का मल्टीप्लिकेशन ये रहा, प्लस B1 C2 A3 का प्लस C1 A2 B3 का, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर। अब नीचे से उठाते हैं तो A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1, ये सम से इस सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की। किस रूल से? सेरस रूल से। आसान काम है। 2 1 2 का मल्टीप्लिकेशन, 0 4 1 का मल्टीप्लिकेशन, -1 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर वाले सम से नीचे वाले सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट की कंडीशन क्या होती है? A स्क्वायर इज इक्वल टू A। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल टू I। आगे है निलपोटेंट मैट्रिक्स, किसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ये वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इसको मैं नॉर्मली समझाऊं तो बहुत आसान है। कोई मैट्रिक्स A है जो 0 नहीं है, मैंने A स्क्वायर निकाला, A क्यूब निकाला, A की पावर 4 निकाला, A की पावर 5 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि A की पावर 5 0 आ गया, A की पावर 5 0 आ गया, इसके नीचे के 0 नहीं है, लेकिन A की पावर 5 0 है तो इसके ऊपर की जितनी भी पावर आएंगी सब की सब 0 होती चली जाएंगी। तो ऐसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, और इसका इंडेक्स क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर k जिसके लिए ये 0 है, तो ये हमारा मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? इसकी कंडीशन है कि पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू A, हमारा 0 मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो k की आपको देखना होगा लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। आगे है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज से हमारा सीधा सा मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का इंटरचेंज, ठीक है। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका जो नोटेशन है, नोटेशन हमारे दो तरह के होते हैं, A की पावर t या A डैश, है ना। कोई मैट्रिक्स A है, Aij m क्रॉस n, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, देखो Aj, रो को कॉलम, कॉलम को रो जब बनाएंगे तो Aij एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Aj में। और इसका ऑर्डर हमारा m क्रॉस n था, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n क्रॉस m। तो नोटेशन A की पावर t या A डैश, मैं A डैश यूज करता हूं, पहले से बता दूं, आगे जाकर के जब कभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं A डैश लूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 2 3 1 5 4 2, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मैंने बताया रो और कॉलम का इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 3 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 5 4 एंड 2। ये अगर इसका ऑर्डर हमारा मान लो कितना था? 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हो। A डबल डैश, A डैश का डैश हमेशा A के बराबर, मतलब ये हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम वहीं पर पहुंच जाते हैं, मैट्रिक्स A आता है। A प्लस माइनस B का डैश, A डैश प्लस माइनस B डैश। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे
तो इनका आता है बी डैश ए डैश रिवर्स ऑर्डर में, है ना। जनरली आप 2 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, A1 इंटू ये N2 है, A2 AN के प्रोडक्ट का डैश, लास्ट से शुरू करो रिवर्स ऑर्डर में, AN डैश A डैश n-1 से चलते चले जाओ, A2 डैश इंटू A1 डैश, लेमडा ऑफ A स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेमडा ऑफ A डैश, और पावर का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज का पावर। अगर कोई मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ट्रांसपोज हमेशा उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मैट्रिक्स अगर हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होता है। सो चलते हैं आगे। बेटा ये थी प्रॉपर्टीज हमारी किसकी, ट्रांसपोज की। आगे चलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ एक छूट गई थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, देख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ए का ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, ए डैश और ए डैश ए दोनों इक्वल, और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसका जो बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो ये डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, +-1। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं ए डैश हमारा कितना है, आई। अब दोनों तरफ का डिटरमिनेंट लिया तो इसका डिटरमिनेंट ये और इसका ये इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट आप सबको पता है कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा ए डैश हमारा ए के ही इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, +-1। लेकिन ऑर्थोगोनल की इस बेसिक डेफिनेशन के अलावा भी एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक से भी हम ऑर्थोगोनल की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कहने का मतलब ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और दूसरी चीज कि करेस्पॉन्डिंग अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, तो ये मल्टीप्लिकेशन का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो इससे भी हमें पहचान हो जाती है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट है बच्चों सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। आ जाते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की तरफ। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, बहुत आसान है कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एक्चुअली कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिकल तब कहलाएगी जब हमने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। जी हाँ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के इक्वल है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है, इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कि अगर ए आई जे और ए जे आई दोनों इक्वल, यानी कि ए डैश ए के इक्वल, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ए बी सी एफ जी एच और इधर से एफ जी एच, ये मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी। आप देखिए ये जैसे एलिमेंट हमारा कितना है, A12 A21, देखो A21 हमारा देखो इक्वल आ गया, ये A13 किसके इक्वल है, A31 के इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाती है। और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज n ऑर्डर की अगर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो वो कितनी होती है, n+1/2। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, माइनस लग जाता है। अगर a डैश माइनस a के इक्वल है, यानी कि अगर ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को लेकर के 2-3 बड़े खास पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। दूसरी चीज, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी। और अगर स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हमारी इवन ऑर्डर की है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा क्या आती है, परफेक्ट स्क्वायर आती है।
अगला पॉइंट है कि दुनिया में केवल एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल दोनों होती है। बोलिएगा कौन सी होती है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारी सिमेट्रिकल भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिकल भी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को लेकर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को लेकर के। बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं डरना इनको लेकर के कि इन्हें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि इनको रटना या याद करने की जरूरत है। अगर कोई पॉइंट दिमाग में रखना है तो वो ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एक सिमेट्रिकल और एक स्क्यू सिमेट्रिकल, है ना। अगर ये निकाला जाए a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश हमेशा कैसा आएगा? सिमेट्रिकल आएगा। सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल चेक करने के लिए क्या करते हैं? डैश लेते हैं। उस मैट्रिक्स का डैश अगर उसी के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिकल हो जाएगी, और अगर उसका डैश यानी कि उसका ट्रांसपोज अगर उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिकल होगी। तो हमने इसका डैश लिया, डैश की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? a डैश प्लस a डबल डैश, और a डबल डैश हमेशा a के इक्वल होता है, तो ये कितना आ गया? a प्लस ए डैश। इसका डैश इसी के इक्वल, तो a प्लस ए डैश हमेशा कैसा आएगा? सिमेट्रिकल आएगा। इसी तरह से अगर मैं ये चेक करूं a माइनस ए डैश, तो ये हमेशा कैसा आएगा? स्क्यू सिमेट्रिकल आएगा, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। ज्यादातर किताबों में ये लिखा रहता है कि एक सिमेट्रिकल और एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सम फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों बातें हैं, डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, सम में भी लिख सकते हैं और डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। एक सिमेट्रिकल और एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सम फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर सम फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स ए हमारी इस तरह की आएगी, ये हमारी सिमेट्रिकल और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिकल। और अगर डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिकल और ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिकल। ठीक उसी तरह से ये सारी चीजें देख सकते हो। अगर ए हमारा सिमेट्रिकल है तो इसकी कोई भी इंटीग्रल पावर, कोई भी इंटीग्रल पावर, ए की पावर 10, ए की पावर 20, ए की पावर 50, कुछ भी ले लो, हमेशा कैसा आएगा? सिमेट्रिकल आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक आएगा। किसी भी मैट्रिक्स बी के लिए ये मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा? सिमेट्रिक आएगा। और अगर a और b दो हमारे सिमेट्रिकल हैं तो ये रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक होता है, डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर a हमारी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इवन पावर सिमेट्रिक होगी लेकिन ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्क्यू सिमेट्रिक होगा और किसी भी मैट्रिक्स b के लिए b डैश ए बी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय अप्लाई करने पड़ते हैं। और इसमें सबसे खास है आपका ये सेकंड वाला, सबसे खास में सेकंड आता है। ठीक है, ये सेकंड वाला रिजल्ट सबसे खास है। और दूसरा है ये जो पावर वाला हमने बताया था ना, इधर ये एक पावर वाला मिलेगा आपको। ये सारे के सारे खास हैं कि किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर है को हम लिख सकते हैं एक सिमेट्रिक, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम फॉर्म में और डिफरेंस फॉर्म में। और अगर ए हमारी सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर हमेशा सिमेट्रिक होती है, और ए अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी इवन इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक निकलेगी लेकिन ऑड इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगी। सो बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। देखिए माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर। मैं समझता हूँ माइनर्स और कोफैक्टर्स बहुत ही नॉर्मल चीज होती हैं, हर बच्चे को ये चीज आती है। तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? ये जो आपको C11, C12, C13 दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? कोफैक्टर्स हैं। जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या लिखा जाता है? C11। इसका कोफैक्टर क्या लिखा जाता है? C12। इसका कोफैक्टर क्या लिखा जाता है? C13। इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा? C33। इसका कितना हो जाएगा? C32। इसका कितना हो जाएगा? C23। तो जितने भी कैपिटल C में दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है? पहली प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि अगर इस एलिमेंट का इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके कोफैक्टर के साथ, इसका इसके कोफैक्टर के साथ, इसका इसके कोफैक्टर के साथ, अगर मैं ये सम करूं तो ये सम हमेशा
किसके इक्वल आएगा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, है ना। किसी रो के एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का सम हमेशा किसके इक्वल आता है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। लेकिन अगर इसमें डिस्टरबेंस कर दूं, मतलब कोफैक्टर्स मैं कहीं और से ले लूं, एलिमेंट्स कहीं और से ले लूं, तो ये जो प्रोडक्ट का सम निकालेंगे वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा, जो कि आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट है कि अगर एलिमेंट कहीं और से और कोफैक्टर कहीं और से लिए तो ये प्रोडक्ट का सम हमेशा कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगला है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है इस तरह की और हमने एक नई डिटरमिनेंट बनाई, किसकी, इसके कोफैक्टर्स की, इसका कोफैक्टर यहां रखा, इसका कोफैक्टर यहां रखा, इसका कोफैक्टर यहां रखा, और कोफैक्टर की एक डिटरमिनेंट बनाई, तो कोफैक्टर से बनी हुई डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के पावर n-1 के इक्वल होगा, जहां पर n आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट का क्या है, ऑर्डर है। एक बार फिर से सुनिएगा कि अगर कोई डिटरमिनेंट है n ऑर्डर की और इनके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की हमने डिटरमिनेंट बनाई, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के पावर n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टीज है रो और कॉलम का इंटरचेंज। डिटरमिनेंट के केस में कि अगर किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम, कॉलम को रो इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, वैल्यू हमारी कैसी रहती है, अनचेंज्ड। आप देखिएगा कि d बराबर हमारा ये है, हमारी ये कोई डिटरमिनेंट है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो इसकी और इसकी वैल्यू दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, है ना। यहां पर तो मैंने क्या किया था कि सारी रो और सारे कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया था, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि एनी टू रो या एनी टू कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो क्या होगा, तो बच्चों ये होगा कि इसकी वैल्यू तो हमारी वही रहती है लेकिन साइन हमारा बदल जाता है। अगर इसकी वैल्यू मान लो 50 है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस का 50 हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो हमारी आइडेंटिकल है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। या किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज हमारी 0 हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आगे चल के देखते हैं, ठीक है, कि वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी। और डिटरमिनेंट एक्सप्रेस्ड एज द सम, हाँ ठीक है, ये सम फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट में सम फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा a प्लस के और यहाँ पर b ले लो, c ले लो, और यहाँ पर कर दिया अल्फा प्लस l, यहाँ पर बीटा ले लो, गामा ले लो, यहाँ पर मैंने कर दिया x प्लस m और y ले लो, z ले लो। अगर कोई इस तरह की डिटरमिनेंट है जिसमें कोई कॉलम या कोई रो, ज्यादातर तो कॉलम में होता है, कॉलम एक्चुअली क्या है, दो एलिमेंट्स का सम है, तो ये डिटरमिनेंट हमारी एक्सप्रेस हो जाती है एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। पहली क्या बनेगी, ए बी सी, दूसरी क्या बनेगी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और तीसरी क्या बनेगी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड प्लस, अब दूसरी डिटरमिनेंट क्या बनाएंगे, दूसरा एलिमेंट लेकर के बनाएंगे, के एल एम, यहां पर हुआ के एल एम, और बी बीटा और वाई, यहां पर क्या बना, बी बीटा और वाई। इसके बाद सी गामा जेड, यहां पर क्या बनेगा, सी गामा और जेड। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब कभी आप इसे यूज करें, एक्चुअली आपको ये नहीं, आपको वो मिलेगा देखने को, है ना। इस तरह का अगर आपको मिले तो आप पहले ये देखिएगा कि कांस्टेंट कौन से कॉलम है। जैसे मैं बात करूं कि सेकंड और थर्ड कॉलम को आप देखिए, सेकंड और थर्ड कॉलम यहाँ और यहाँ दोनों जगह हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, तो इनको कांस्टेंट ही रखने देते हैं, लेकिन जो चेंज हुआ है ना उनको ऐड करते हैं।
जैसे कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम अलग अलग हैं, सेकंड और थर्ड हमारे कांस्टेंट है, तो ऐड क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड, इसका फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट कॉलम हम ऐड करेंगे, a प्लस के, अल्फा प्लस एल और x प्लस m, इनको हम ऐड कर देंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम हमारे कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बाकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन को लेकर के है ना, जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें पता है कि वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। मान लो मैंने लिख दिया R1 इस तरह से, R1 प्लस 2R2, तो इस तरह से अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है, केवल और केवल रो या कॉलम, अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो चेंज होगा, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम चेंज होगा। नेक्स्ट आगे है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखिए किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि मान लो पहली मैंने डिटर्मिनेंट ली R1 R2 R3, पहली डिटर्मिनेंट है, और दूसरी मैंने डिटर्मिनेंट ली R1 डैश R2 डैश R3 डैश। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है रो बाय रो। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट्स का चारों तरह से होता है, रो का होता है, रो कॉलम का होता है, कॉलम कॉलम का होता है, कॉलम रो का होता है। फिर से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन दो डिटर्मिनेंट्स का चारों तरह से होता है, रो का, रो कॉलम, कॉलम कॉलम, कॉलम रो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रो और रो का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में किया R1 डैश। आप फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए, छोड़ने का नहीं। फर्स्ट रो का जब तक सभी में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ना है इसको। तो फर्स्ट रो का इसमें किया, अब फर्स्ट रो का इसमें करेंगे तो R1 R2 डैश, फर्स्ट रो का इसमें करेंगे R1 R3 डैश। अब सेकंड रो का करें तो सेकंड रो बनेगी, जब हमने फर्स्ट रो को लिया था तो फर्स्ट रो बन गई। अब सेकंड रो R2 का R1 डैश, R2 R1 डैश, इसके बाद R2 डैश, R2 R3 डैश, ठीक है। अब थर्ड रो को लेते हैं तो R3 R1 डैश, R3 R2 डैश एंड R3 डैश। तो इस तरह से हम दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं रो का यूज करके। यूज हम चारों तरह से कर सकते हैं, हम चाहे तो रो कॉलम का कर सकते हैं, कॉलम कॉलम का कर सकते हैं और कॉलम रो का कर सकते हैं। चारों तरह से हम यूज करके दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लो मैं लेना चाहता हूं A1 B1 और A2 B2, पहली डिटर्मिनेंट। दूसरी डिटर्मिनेंट मैंने ली अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। इस तरह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट रो के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ। तो फर्स्ट रो को टेक किया, अभी इसे छोड़ना नहीं, इसका पहले पूरी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1, अब इसका इसमें करो तो A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस B1 बीटा 2। अब फर्स्ट रो को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट रो हमारी बन के तैयार हो गई। इसी तरह से अब सेकेंड रो को लिया तो सेकेंड रो का फर्स्ट रो में A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1, अब इसका सेकेंड रो में किया तो A2 अल्फा 2 प्लस B2 बीटा 2। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी। हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट का इस तरह से। नेक्स्ट बेटा आगे है कुछ इंपॉर्टेंट से डिटर्मिनेंट्स जिनकी वैल्यू थोड़े से प्रैक्टिस के बाद मैं समझता हूं कि याद कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, देख सकते हैं ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है। ध्यान से देखिएगा, मेन डायगोनल हमारे जीरो हैं और ये b का माइनस बी आया, माइनस सी का सी आया, माइनस ए का ए आया।
तो हमने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है ऑड ऑर्डर वाली, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमेशा क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड है ये डिटरमिनेंट या ये डिटरमिनेंट की वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसके बाद अगर क्यूब वाला लेते हैं तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a प्लस बी प्लस सी। अगर स्क्वायर और क्यूब दोनों वाला लेते हैं तो ये तीनों हमारी यहीं पर रहेंगी, लेकिन ये चौथा टर्म हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट हमें लगानी होती है, डायरेक्ट हमें यूज करनी होती हैं। तो डायरेक्ट यूज करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इनकी वैल्यू को रिमेंबर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्रेमर्स रूल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए यहां पर इक्वेशन थ्योरी की कुछ बात करेंगे। इक्वेशन थ्योरी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दो वर्ड समझना होगा। सबसे पहले दो वर्ड समझना होगा। पहला वर्ड है होमोजेनियस सिस्टम और दूसरा वर्ड है नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है और नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? अगर मैं कहूं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, पहले आपको इनमें अंतर जानना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो होमोजेनियस का मतलब होता है x प्लस 2y 3z 0 x माइनस वाई प्लस 2z 0। एक्चुअली होमोजेनियस का मतलब होता है वेरिएबल के अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉन होमोजेनियस में क्या करेंगे, x प्लस 2y 3z 5 और x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -1। तो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, केवल वेरिएबल दिखेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं दिखेगा, 0 दिखेगा। और नॉन होमोजेनियस में क्या होगा, वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। तो आपको जो इक्वेशन मिलेंगी वो दोनों तरह से मिलेंगी, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस दोनों तरह से मिल सकती हैं। तो आपको पहले तो ये पहचानना होगा कि ये सिस्टम हमारा होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। अगला जो वर्ड है वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब किसी सिस्टम का कोई सॉल्यूशन हमें मिले, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिले, है ना। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफिनिट सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, एक सॉल्यूशन मिला यूनिक सॉल्यूशन, है ना, ये इनफिनिट सॉल्यूशन, बहुत ढेर सारे मिलेंगे जिसमें आपका यूनिक भी शामिल होगा। और तीसरा हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहले जो 2 केस हैं, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिला या इनफिनिट सॉल्यूशन मिला, ये क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। और ये जो दूसरा केस है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इस केस में सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम अगर एक सॉल्यूशन है तो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। तो बात हो रही है क्रेमर्स रूल की, ठीक है, क्रेमर्स रूल की बात हो रही है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। कंसिस्टेंट के केस में हमें 2 तरह से मिल सकता है, इनफिनिट सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्पेशली ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ट्रिवियल हमें किस में मिलता है, ट्रिवियल हमें मिलता है होमोजेनियस के केस में। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि सारे वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, कोई ना कोई वेरिएबल हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन 2 तरह से होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का ये मतलब होता है ये ज्यादातर किस में निकलता है, ये ज्यादातर केस में होमोजेनियस के केस में निकलता है, ये नॉन होमोजेनियस का केस है। और इनफिनिट सॉल्यूशन में ये सारे के सारे आ जाते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो 2-3 चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सिस्टम हमारा होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब होता है वेरिएबल के अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। और नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है वेरिएबल के अलावा कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। सॉल्यूशन कितने टाइप के मिलेंगे, 2 टाइप के, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट के केस में दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, या तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिले या आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले। यूनिक के केस में दो तरह से हो सकता है, एक ट्रिवियल हो सकता है, एक नॉन ट्रिवियल हो सकता है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि कम से कम कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। तो ये क्राइटेरिया है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से, अभी मैंने सॉल्यूशन को लेकर के कोई बात नहीं बताई, लेकिन सॉल्यूशन में जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है उन चीजों को मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि ये टर्मिनोलॉजी अगर आती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बच्चों क्रेमर्स रूल में आगे चलते हैं। लेते हैं हम सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस जो कि कैसी हैं हमारी, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस में जिस तरह से हमने बताया था 3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, और तीसरा होता है इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सोल्यूशन। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और x और y में लीनियर इक्वेशंस हैं। इन्हें हम ये समझ सकते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन। ये चीज याद करना बहुत आसान है, जिनको ज्योमेट्री आती है ना वो तो यूं ही कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला केस है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के केस में हम जानते हैं कि 2 लाइनें इस तरह से जब इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो ये केस हमारा होता है यूनिक सोल्यूशन का। तो एक्चुअली यूनिक सोल्यूशन है अगर, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें दोनों की इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लगानी होगी। तो ये दोनों लाइंस जब हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यूनिक सोल्यूशन के केस की कंडीशन हमारी ये हो गई। अब कहता है इनकंसिस्टेंट, दोनों इक्वेशंस हमारे इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन अगर स्ट्रेट लाइन के बेस पर देखें तो ये कब आता है, जब दोनों लाइनें हमारी कैसी हों, पैरेलल हो। अगर दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो हम ये कहेंगे कि भाई ये कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जब इंटरसेक्ट करती है सोल्यूशन तब मिलता है, जब अगर आपकी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन होगा। तो 2 लाइन के पैरेलल की कंडीशन यहां पर ये होगी जाकर के। इसके बाद इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट के केस में दोनों लाइनें हमारी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट, एक लाइन दूसरी लाइन दोनों हमारी कैसी, कोइंसिडेंट। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो दोनों लाइनों के कोइंसिडेंसी की कंडीशन, दोनों के पैरेलल, दोनों पैरेलल है नो सोल्यूशन की कंडीशन, और दोनों इंटरसेक्टिंग है की कंडीशन। अगर इस तरह की हमें 2 इक्वेशंस मिल जाए नॉन होमोजीनियस x और y में, और इनमें से कोई केस आए तो उसकी कंडीशन आप लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं 3 इक्वेशंस के सिस्टम पर। तो 3 इक्वेशंस हैं, नॉन होमोजीनियस हैं। सबसे पहले हमें डेल्टा निकालना है, इससे डेल्टा 1 इससे, डेल्टा 2 इससे, और डेल्टा 3 हमारा इससे। ये चारों डेल्टा हम सबसे पहले निकालेंगे। बड़ा काम है लेकिन आसानी से हो जाता है। चारों डेल्टा निकालने के बाद आइए 3-4 छोटे से केस हैं उनको स्टडी करते हैं। पहला केस है अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस केस में आपको मिलता है यूनिक सोल्यूशन, और वो यूनिक सोल्यूशन हम किससे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। पहला केस है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में हमें मिलता है यूनिक सोल्यूशन, और वो यूनिक सोल्यूशन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, x इज इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा y और z। नेक्स्ट है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे के सारे हमारे कैसे होने चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई ट्रिवियल की कंडीशन है ये, है ना। ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा इस केस में। ट्रिवियल का मतलब क्या, x, y और z सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। अगली कंडीशन है चारों डेल्टा अगर 0 हो जाए, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सोल्यूशन की। अगली कंडीशन है डेल्टा तो 0 हो जाए लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कोई ना कोई नॉन 0 हो, तो इस केस में हमें मिलता है नो सोल्यूशन। 4 तरह के रूल्स हमें मिले। अगर ये सिस्टम आपको मिलता है क्रेमर्स रूल में,
तो पहला केस हमें मिला कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन, निकालेंगे किससे, इससे निकालेंगे। दूसरा केस हमें मिला कि सारे डेल्टा 0 हैं, इन्फिनिट सोल्यूशन कह देंगे। तीसरा केस मिला कि डेल्टा 0 है लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन तीनों में कोई ना कोई नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस केस में सिस्टम हमारा कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सोल्यूशन। ये चारों रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे फर्दर स्टडी के लिए, क्वेश्चंस के लिए। और आप देख सकते हैं ये चीजें मैं पीछे वाले में बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशन है, ज्योमेट्री में जैसे कि हमें ये पता करना पड़ता है कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हैं, एरिया कैसे निकालेंगे, या 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, या 3 लाइंस को कोलिनियर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, डिटरमिनेंट का यूज है। तो आइए सबसे पहले 3 लाइंस कनकरेंट, कनकरेंट का मतलब तीनों लाइंस हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो कनकरेंसी की कंडीशन ये होती है, अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो तो तीनों लाइंस हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। आगे है कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखी हुई है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिजॉल्व होगी 2 स्ट्रेट लाइंस में, तो उसकी कंडीशन होती है कि ये डिटरमिनेंट हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर कोई ट्राइंगल है इस तरह से, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, इसके वर्टिसेस हैं, तो इसका एरिया हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर एरिया हमारा किसी तरह से 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट्स हमारे कहे जाते हैं कि कोलिनियर हैं। नेक्स्ट है कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन, 2 पॉइंट है हमारे, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री में 3, 4, 4, 5 यूज हमें मिले, जैसे कि एक जनरल इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइंस में रिजॉल्व होगी, उसमें कंडीशन क्या लगाना है, एरिया कैसे निकालना है, कोलिनियर कैसे प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है, प्लस 3 लाइंस अगर कनकरेंट हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसकी कंडीशन हमें कैसे निकालना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाओ भाई। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे डिटरमिनेंट का। मान लो हमारे पास इस तरह की कोई डिटरमिनेंट है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये R1, R2, R3 हमारे फंक्शन होंगे किसके, x के। तो इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx ऑफ R1, सेकेंड और थर्ड रो रिमेन्स कांस्टेंट, इनको ऐसे ही रखते हैं, नो चेंज। अब प्लस लगाते हैं, अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx R2, फर्स्ट और थर्ड रो नो चेंज। अब फर्स्ट और सेकेंड नो चेंज, थर्ड रो को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और टच जैसे हैं वैसे ही रखेंगे, प्लस लगाएंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही रखेंगे, प्लस लगाएंगे, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐसे ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई ट्रेस क्या होता है, बहुत ही आसान है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी 3, 1, 4, 2, 0, -1 और 9, 6, 7, कोई भी इस तरह की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमसे कहा जा रहा है कि आपको इसे ट्रेस करना है। तो ट्रेस का मतलब होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनका हमें सम करना है ना। तो जो इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका सम करो, 3 + 0 + 7, तो इसका ट्रेस हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ट्रेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स एक्चुअली क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, a + b का ट्रेस इस तरह से, ab और ba दोनों का ट्रेस है ना, ये अपने आप में खास है कि AB और BA दोनों का ट्रेस अगर निकालेंगे तो इक्वल आएगा,
ए डैश का ट्रेस ए का ट्रेस इक्वल होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो, अगर वो 2 ऑर्डर की है तो इसका ट्रेस 2 आएगा, 3 ऑर्डर की है इसका ट्रेस 3 आएगा, 10 ऑर्डर की है इसका ट्रेस 10 आएगा। n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होता है, n होता है। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इसमें ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं केवल इतना कहूंगा, ये 0 हो जाए और इस केस में ये 0 ना हो, बस काम खत्म। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है तो सिंगुलर हो गई, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी 0 नहीं है तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, प्लस इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से डिस्कस करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए होता क्या है कि हम सबसे पहले मैट्रिक्स का जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के कोफैक्टर्स निकालते हैं, है ना, a11, a12, a13, a21, 22, 23, 31, 32, 33 सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं। इसके बाद उनके कोफैक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं और इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ये किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31 एंड C32, C11, C12, C13, अच्छा C11, C12, C13 सही है, और C21, 22, 23 और 31, 32 और 33। तो इस तरह से हम इनके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जो मैट्रिक्स आती है वो हमारी क्या कहलाती है, एडजॉइंट कहलाती है। सबसे पहले ये सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, इसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज आने के बाद ये हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या कहलाती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी ये ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए, हमेशा ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, डिटरमिनेंट इनटू आई के इक्वल होते हैं। प्रूफ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी मैं बढ़ता हूं आगे, इसकी प्रॉपर्टीज पर आता हूं। सबसे पहले सबसे खास है अपने आप में, सबसे खास प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। 2 बार एडजॉइंट लग जाएगा तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अच्छा, एडजॉइंट ए, इसमें डिटरमिनेंट नहीं लगा तो इस तरह से जाएगा, ए बी का एडजॉइंट रिवर्स ऑर्डर में एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए डैश का एडजॉइंट का डैश, और पावर का एडजॉइंट, उसके एडजॉइंट की होल पावर, इसकी होल पावर लिखेंगे। इसके अलावा इसको भी आप देख सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट इस तरह से बिहेव करता है, k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और इन 4 में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है, सिमेट्रिक है या ट्रायंगुलर है, डायगोनल है, तो उसका एडजॉइंट भी सेम नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम यूज करते हैं। एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए, ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए मान लो हमारी कोई मैट्रिक्स है इस तरह से A B C D, है ना, तो अगर इसका एडजॉइंट निकालें तो आपको कोफैक्टर्स वाला रूल नहीं लगाना, ये डायरेक्ट निकल आता है। उसके लिए करना क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों का साइन चेंज करो। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ D मिले, इसका साइन चेंज किया -B मिला, इसका साइन चेंज किया -C मिला, और D की जगह क्या रखा हमने, A रखा। तो इस तरह से डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको बच्चे लोग यूज करते हैं बिना कोफैक्टर्स के निकाले, इस ट्रिक को हम लगा करके डायरेक्ट एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए
जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर हो जाए तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये 0 हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली चीज इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन कि मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। फिर अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने की जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट का इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में बी इनवर्स ए इनवर्स। और एक चीज हमारी ये भी है कि अगर हम 2 बार इनवर्स निकालते हैं तो हम वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा के लिए ये जनरल फॉर्म में है, और अगर ए डैश हमारा ए अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी इन्वर्टिबल होता है, और ट्रांसपोज का इनवर्स इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल ये लिखा हुआ है। डबल बार निकालेंगे तो इस तरह से होगा, पावर इंटीग्रल पावर का इस तरह से होता है, और ये ए इनवर्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ये बात याद रखना है। निलपोटेंट मैट्रिक्स विल नॉट बी इन्वर्टिबल बिकॉज, ठीक है, ए बराबर ए इनवर्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए देख सकते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर बराबर होता है आई। तो एक ए को अगर उधर ले जाएं तो ये बनेगा आई अपॉन ए, और आई अपॉन ए हमेशा किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के। तो अगर मैट्रिक्स हमारी इन्वोल्यूटरी है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स उसके बराबर होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होता है, ऑर्थोगोनल के लिए ये रिजल्ट रहा। कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा, ठीक है, कैंसलेशन लॉ इस केस में होल्ड करेगा अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, यानी कि अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। इसके पहले मैंने आपको प्रोडक्ट में ये बताया था कि कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है, लेकिन कैंसलेशन लॉ होल्ड होने की एक छोटी सी कंडीशन होती है, मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी इनवर्स को लेकर के, कुछ प्रॉपर्टीज थी इनवर्स को लेकर के, और इसमें एक रिजल्ट और भी ऐड होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका है ये हमारा मैट्रिक्स मेथड था। इसके पहले क्रेमर्स रूल जो तरीका था वो हमारा डिटरमिनेंट मेथड था। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। करना क्या होगा, सिस्टम है, सिस्टम को सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में, a हमारा ये होगा, x हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा। अब इसके बाद हमें चेक करना होगा a की डिटरमिनेंट वैल्यू, ये की डिटरमिनेंट वैल्यू ये चेक करना होगा। अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, वो भी किस फॉर्मूले से मिलता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b से। और अगर ये 0 आ जाए उस केस में हमें एडजॉइंट a इनटू b निकालना होता है। अगर एडजॉइंट a इनटू b 0 मैट्रिक्स आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई तो इस केस में इनफिनिट सोल्यूशन, और अगर 0 मैट्रिक्स नहीं आई तो इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाता है सिस्टम। तो ये था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का कौन सा तरीका, मैट्रिक्स मेथड का तरीका। उसके लिए सबसे पहले सिस्टम को ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखो, इसके बाद जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, किस फॉर्मूले से मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b से। और अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में एक चीज और निकालना होता है, एडजॉइंट इनटू b निकालना होता है। अगर एडजॉइंट इनटू b 0 मैट्रिक्स है तो इनफिनिट सोल्यूशन मिलेगा, और अगर 0 मैट्रिक्स नहीं है तो इस केस में हम ये कहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों ये कुछ बातें थी बेसिक को लेकर के, फंडामेंटल को लेकर के, और अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो आइए सबसे पहले
हमारे पास कोई मैट्रिक्स है fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और हमसे ये कहा जा रहा है कि fa निकालो। इसके पहले मैंने आपको एक बात बताई थी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को लेकर के, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है? देखिए इस fx इस पॉलिनोमियल में हमें कुछ नहीं करना, x की जगह a पुट कर देना है, तो हमें मिलेगा fa बराबर, अच्छा ठीक है 1 को छोड़ो, x की जगह हमने a रखा, फिर हमने a स्क्वायर रखा, रखते चले आए, लास्ट में हमें कितना मिलेगा 16। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1 की जगह क्या करें? तो हमने बताया था कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होता मैट्रिक्स के साथ में, हमेशा कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तब वो चीज ऐड होती है। तो इस 1 के साथ हमने इतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और इसे ऐड कर दिया, तो ये हमें क्या मिलेगा i प्लस a स्क्वायर एंड शो ऑन a की पावर 16, है ना? इतना बड़ा काम है भैया, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको निकालनी होगी और सबको ऐड करना होगा, तब आपको fa मिल पाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या लगता है इतना सारा काम कराएगा एग्जाम्स में? ऐसा कुछ नहीं है, इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो शुरुआत करो। चलो i और a कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हमारे दिए हुए हैं, हम शुरुआत करते हैं किससे? a स्क्वायर से। a स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों? a का a में मल्टीप्लिकेशन करके, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। a है हमारे पास 0 5 0 0 5 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 5 एंड 0 0 के साथ किया। चलो फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इस कॉलम का इस रो के साथ, 0 का 0 5 का 0 0 आएगा भाई। अब इसका इसके साथ यहाँ भी 0 आएगा, अब इसका इसके साथ यहाँ भी 0 आएगा और इसका इसके साथ यहाँ भी 0 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 0 मैट्रिक्स। भाई साहब इसको लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स से। तो समझने वाले इस चीज को समझ चुके होंगे कि a स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर के आगे जितनी भी पावर्स आएंगी सारी की सारी 0 हो जाएंगी। अरे भाई a क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर का a के साथ मल्टीप्लाई करके, a स्क्वायर तो 0 है वो भी 0 हो जाएगा, a की पावर 4 भी 0, 5 भी 0, 16 भी 0। तो ये जितनी भी पावर्स हैं आगे की सारी हमारी वैनिश हो गई, तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी हमारी 0 हो जाएंगी। तो fa क्या मिला हमें बच्चों? fa हमें सीधा साधा मिल गया कि i प्लस a, i को 1 0 0 1 रखते हैं, a हमारे पास है 0 5 0 0, इनको ऐड कर देंगे, 0 1 का 1 आया, 5 0 का 5 आया, 0 का 0 के साथ 0 आएगा, 1 का 0 के साथ 1 आएगा, तो ये 0 आया और ये 1 आया। fa की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, बहुत ही आसानी से, एक आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस अच्छा इज इक्वल टू ये, तो कहता है n की वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई एक साथ तो हम इन सब का प्रोडक्ट कर नहीं सकते ना, तो मैं ये करता हूं, इसको हमने थोड़ी देर के लिए a1 कहा, a2 कहा और an कहा। तो एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बना मैट्रिक्स में कि कई सारी मैट्रिक्स का एक साथ हम मल्टीप्लिकेशन निकाल सकें। हमें दो दो लेकर के मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पहली दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, 1 1 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 0 1 1 2 0 1 के साथ में आइए करते हैं। इस कॉलम का इस रो के साथ 1 मिला दूर से, इसका इसके साथ 0 0, ये भी 0 मिला, इसका इसके साथ 2 1 का 3 मिल गया 3, और इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 मिल गया। अच्छा पहली दो का, इसी तरह से पहली 3 का, फर्स्ट 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो पहली दो का तो वो रखा है 1 3 0 1, और तीसरी किधर है भाई? अच्छा तीसरी को बना लो, यहाँ से सिमेट्री से तीसरी बन सकती है, 1 2 3 आएगा इसमें, तो ये कितना हो गया 1 3 0 1। ठीक है, इसका करते हैं, इसका इसके साथ 1 0 का 1,
इसका इसके साथ 0, 0 का 0, 3 और 3 6, दुनिया तो यही कहती है 3 और 3 6 होता है, और 3 1 का 0 और 1 के साथ में हमें कितना मिला, 1 मिला। उम्मीद है कुछ कुछ समझ में आया होगा बच्चों के। भाई इतना समय नहीं रहता है, 1 से 1.5 मिनट का समय रहता है, उसी में आपको क्वेश्चंस को किल करना होता है। तो उम्मीद है कि आगे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया तो हमें ये मिला, फर्स्ट 3 का ये मिला, कुछ कनेक्शन दिख रहा है शायद, है ना, कुछ कनेक्शन दिख रहा। देखते हैं क्या कनेक्शन दिख रहा है। 1 3 को लिख सकते हैं 1 + 2 एंड 0 1 0 1 0 1, ये 3 चीज हमारी कांस्टेंट हैं। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 और 6 का मतलब 1 2 और 3 का सम, और 0 1 हमारा कांस्टेंट है। तो जब पहली 2 का प्रोडक्ट किया तो ये मिला, पहली 3 का प्रोडक्ट किया तो ये मिला। इसी तरह से बच्चों अगर मैं फर्स्ट n मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूंगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। 1 1 + 2 + 3 कहां तक, n तक, और नीचे के दोनों हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं हर मैट्रिक्स में, और ये चीज कहता है कि इक्वल है किसके, इस मैट्रिक्स के। तो ये चीज हमने इक्वल कर दी किस मैट्रिक्स के, 1 3 7 8 3 7 8, और नीचे का तो 0 1 है, कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको आप सब जानते हैं, इसका रिजल्ट कितने के इक्वल होता है, n/2 n + 1 बराबर हो गया किसके, 3 7 8 के। एक तरह की नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू आराम से पा सकते हैं। तो ये हमें मिला n² + n, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा और 5 आएगा और 7 आएगा, 7 5 6। तो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। चलो इसको उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब इस स्पेस में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो n² + n - 7 5 6 बराबर 0 है। इतना समय नहीं है, चलो उससे कर लेते हैं। -1 + -b² - 4ac, ये कितना आएगा मेरे हिसाब से 4 24 आया और 2 आया और 3 आया, 30/2a का 2 आएगा, है ना। 3025 स्क्वायर रूट लगभग इसका शायद 55 आएगा, 25 5 1 6, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो गया -1 ± 55/2। अच्छा माइनस साइन हम ले नहीं सकते हैं, n नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि n क्या है, एक्चुअली n हमारे एक तरह का ऑर्डर है। तो माइनस साइन हम ले नहीं सकते हैं, इसमें माइनस साइन नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या ले सकते हैं, 55 और 1, ये आ गया 54/2, यानी कि कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से जब कभी कई सारे प्रोडक्ट्स आए तो समझ लीजिएगा कि पहले 2 या पहले 3 का प्रोडक्ट से ही हमारा काम बनने वाला है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ भाई आगे है लेट a = 2, अच्छा देन mod of अल्फा इक्वल्स। तो बच्चों सबसे पहले ये चीज देखो, a² बराबर कितना दिया है, 25, ठीक है। mod of a² = 25, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, मॉड नहीं बोल सकते यहाँ पर, a हमारी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बोलना पड़ेगा, का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। अब एक काम करो, डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से निकाल लो फटाफट, है a की डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है, 5 को कॉमन लेके इसको उड़ा दो इस तरह से, 5 हमने बाहर लिया, है ना, थर्ड रो से 5 को बाहर लिया, यहाँ 1 आएगा, और जब कभी 1 0 0 आ जाए, 1 कॉर्नर पे आ जाए तो इस तरह से 90 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में। तो ये कितना बना, ये बना 5 5 अल्फा 0 अल्फा, ये बना 5 अल्फा एंड 0 अल्फा, सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट।
चलो फटाफट इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया कितना 5 अल्फा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 25 और अल्फा। अब ये वैल्यू को यहां अगर डालेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू को, तो ये मिला 25 अल्फा का स्क्वायर बराबर 25, एक 25 से 25 खत्म हो गया, तो अल्फा स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 1/25। तो बेटा अल्फा बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 1/5, और हमें क्या चाहिए मॉड ऑफ अल्फा चाहिए, है ना। तो यहां से मॉड ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, ए स्क्वायर निकालते रहते हैं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आपको वो रास्ता पकड़ना है जिससे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। हमें क्या जरूरत है ए स्क्वायर निकालने की, जब हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी की डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b, तो कोई जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, और a इंटू ए की डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट a, यानी कि डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। तो आपका ए स्क्वायर निकालने में जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम आपका बचा दिया, तो थोड़ा सा सही सोचो। नेक्स्ट है, हाँ भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ P इज इक्वल टू ये, A इज इक्वल टू ये, Q इज इक्वल टू पी ए पी डैश, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सारा कंसंट्रेशन यहां पर रखना है, P डैश Q पावर 2005 इंटू P। तो क्या शुरू में तो हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। क्यों होने लगता है कि अरे Q की पावर 2005 है ना, 2005 को कैसे निकाला जाए, ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। तो बेटा सबसे पहले आप ना ऐसा करो कि Q की पावर 2005 तो भूल जाओ, है ना, 2005 तो भूल जाओ, Q स्क्वायर पे फोकस करो, कहानी अपने आप क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q स्क्वायर पे फोकस करते हैं, और Q स्क्वायर का मतलब होता है कि Q का Q में मल्टीप्लिकेशन करना। Q की वैल्यू आपने दे रखी है क्या, P A P डैश का P A P डैश के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ए सही बन जाओ, ठीक है सही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि P A और P डैश और P का हो जाएगा, P डैश और P का हो जाएगा, और इसके बाद A इंटू कितना रखा हमने P डैश रखा। अब बात है P डैश P की, तो इसमें भी शायद कोई ना कोई आपको क्लू मिल जाएगा। आइए जरा P को देखते हैं। अगर P को ध्यान से देखें, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम करें, स्क्वायर का सम करें, तो 3/4 प्लस 1/4 1 हो गया। इसके भी स्क्वायर का सम करें 1/4 3/4 हमारा 1 हो गया। तो एक तरह से ये आ रहा सिग्मा A1 स्क्वायर और सिग्मा B1 स्क्वायर कितना आ रहा 1 आ रहा है। और दूसरी चीज ये भी करके देखो A1 B1 इन दोनों का प्रोडक्ट का सम, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम तो कितना आता दिख रहा है 0 आता दिख रहा है। जब कभी ये हो जाए तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो P दिया हुआ है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हम सब जानते हैं कि P डैश P किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। आगे क्या है हमारा A इंटू P डैश, तो I का तो कोई मतलब नहीं है, I इंटू A किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। तो इसका मतलब A का A के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, P ऑफ A स्क्वायर इंटू P डैश। तो जब हमने Q स्क्वायर निकाला तो हमें इस तरह का एक रिजल्ट मिला, और इसमें एक सिमेट्री हमें नजर आ रही है ना। हम इसीलिए कहते थे कि 2005 के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हमें यहां से एक सिमेट्री नजर आ रही है कि भाई Q स्क्वायर निकाला तो हमें P A स्क्वायर P डैश मिला। तो इसका मतलब है कि अगर हम Q की पावर 2005 को डिस्कस करें तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए A की पावर 2005 इंटू कितना P डैश, इस तरह का मिलना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना हमारे लिए, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।
तो हमें वैल्यू ये निकालना है, तो अब आप पूरा ले सकते हो। चलो हमने पूरा लिया, P डैश और Q की वैल्यू ये है हमारे पास, रख देते हैं PA 2005, ठीक है, और P डैश इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। ये Q की वैल्यू, Q की पावर 2005 की वैल्यू हो गई। बाहर हमारा कितना है, P है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये I हो गया, ये I हो गया, I का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काम खत्म, रिजल्ट कितना आया 2005। अब हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर, A की पावर 2005 पर डिपेंड करता है। तो बेटा इसको तो निकालना पड़ेगा, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वही पुरानी वाली ट्रिक कि डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते। सबसे पहले मैंने a स्क्वायर से शुरुआत की, 1 1 0 1, इसका 1 1 0 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन आइए करके देखते हैं। इसका इसके साथ 1 आएगा, इसका इसके साथ 0 आएगा, फिर इसका इसके साथ 2 आया, इसका इसके साथ मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए। हाँ अच्छा, a स्क्वायर हमारा आया, ये a क्यूब अगर निकालेंगे भाई साहब 3 हो जाएगा, a की पावर 4 निकालेंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि 101 है ना, 101 इसमें भी कांस्टेंट है, 101 इसमें भी कांस्टेंट है, कहां पर है 101 वाला मिला, तो इसका मतलब ये हुआ है ना, a स्क्वायर में 2 आया, क्यूब में 3 आएगा, 2005 में कितना आना चाहिए, 2005 में, ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है 2005 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन उतना ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट चलते हैं, और बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत छोटा सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है तो कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। जहां कहीं भी लगे कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, समझ लेना कि कोई ना कोई आसान सा रास्ता आपको मिलने वाला है, कोई ना कोई आशा की किरण जिसे कहते हैं ना, आशा की किरण आपको मिलने वाली है जो कि अंधेरा दूर कर देगी। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज B2C3 माइनस B3C2। अगर मैं A1 का कोफैक्टर निकालूं, जिसे मैं C11 से डिनोट करता हूं, तो ये कोफैक्टर हमारा आएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर M11, यानी कि ये तो 1 हो गया, M11 यहां से लेंगे तो B2C2 B3C3, B2C2 B3C3, अच्छा निकाल लो, B2C3 माइनस B3C2 आ गया। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है हमारा C11। ठीक इसी तरह से ये चेक करना है, ये वाला चेक करना है, आप B1 का निकालो। अगर आप B1 का निकालोगे तो A2C3 माइनस A3C2 है ना, A2C3 माइनस लगाएंगे तो ये हमारा कोफैक्टर किसका आएगा, C12 का। इसी तरह से ये कोफैक्टर किसका आएगा, C13 का। बात कुछ समझ में आई। तो एक्चुअली ये जो डिटरमिनेंट रखी है, ये डिटरमिनेंट किसकी है, कोफैक्टर्स की। आपको एक छोटा सा रूल्स मैंने बताया था पीछे कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा n-1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा, यानी कि वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितने के, n-1 के, n ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 5 स्क्वायर, यानी कि 25। दुनिया तो यही कहती है 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो सही ऑप्शन हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो घबराने का नहीं, बोला था ना कि बहुत आसानी से ये काम होने वाला है। आशा की किरण ने काम किया, बस ये है कि अपना दिल दिमाग आपको खुला रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय सारे ऑप्शन को सोच करके ही आपको आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़